हेलो दोस्तों, मैथ साइंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आप पेन और पेपर लेकर के हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं आज सेट नंबर 5 जो कि एडिटोरिया का लेकर के आया हूं, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी टोटल 50 होगी दोस्तों। तो आप 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का आंसर देते हैं वो हमें इस वीडियो के आखिरी में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको पता चले कि आप कितने प्रश्न का उत्तर सही या गलत कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न को देखेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है साथियों, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1885। कितना? 1885 में जो है स्थापना किया गया था, यानी ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 2 दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, मृत घाटी जिसको डेथ वैली के नाम से जानते हैं क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो यह प्रसिद्ध है अत्यधिक उष्णता के कारण दोस्तों, यानी इस प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 3, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए हम कथन पढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियां में पाई जाती है। तो दोस्तों यह तो सही है, क्योंकि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो प्रायद्वीपीय प्रदेश में जो पूर्वी घाट है दोस्तों, यानी बंगाल की खाड़ी वाला, उन नदियों के घाटिया में पाया जाता है। यह कथन सही है। प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। यह सही नहीं है दोस्तों, इसको बांगर नहीं कहते हैं। और है दोस्तों, बांगर इसको कहते हैं जब बाढ़ के द्वारा वैसे क्षेत्र जहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, वैसे क्षेत्र को हम बांगर कहते हैं। और खादर कहते हैं जहां बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। तो यह गलत है। तीसरा है दोस्तों, जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। सही है दोस्तों, तीसरा भी सही है, यानी 1 और 3 सही है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी जो होगा, ऑप्शन ए भी सही है और 3 भी, यानी जो है हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। ऑप्शन है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है दोस्तों चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। यानी चंद्रमा किसके बीच आ जाएगा? चंद्रमा आएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा दोस्तों। चंद्रमा किसके बीच आ जाएगा? सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जो यूरेनियम के भंडार में है दोस्तों, ऑप्शन में देख लीजिए, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है और कजाकिस्तान है। तो यूरेनियम के भंडार में ऑस्ट्रेलिया 1 नंबर पर है दोस्तों, अव्वल है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाए। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं पूछ रहा है। तो ए में देखेंगे दोस्तों, 10 डिग्री जो चैनल होता है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में होता है दोस्तों, यह भी सही है। दूसरा, डोवर जल डमरू, तो जो डोवर जल डमरू है वह इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच है दोस्तों, यह भी सही है। मलक्का जल संधि जो होता है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच में है दोस्तों, तो यह भी ऑप्शन जो है साथियों ये सही ही है। अब चलते हैं डी, डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर में है, ये गलत है दोस्तों। तो हमें गलत पूछ रहा था, यानी ऑप्शन जो होगा इस प्रश्न का डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 7वां देखेंगे दोस्तों, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले जो कछुआ है इसके स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है दोस्तों? तो यह प्रचलित है भीतकनिका। जो भीतकनिका है यह प्रचलित है इस कछुआ के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन के अनुसार अगर देखें दोस्तों तो यह हो जाएगा जो अमेजन सबसे बड़ा जंगल है दोस्तों। तो अमेजन से बहुत बड़ा जंगल है अमेजन। अमेजन को अगर एक देश घोषित कर दिया जाए तो विश्व का जो है चौथा या तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाएगा दोस्तों। चौथा नहीं, 5वां सबसे बड़ा देश माना जाएगा, लेकिन यह किसके है? देश नहीं घोषित है। तो अमेजन इतना मतलब जंगल है कि वहाँ पे ऑक्सीजन भारी मात्रा में पेड़ों द्वारा मतलब प्राप्त होता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
तो ओजोन परत का जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC भी बोलते हैं, यह सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है साथियों, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया। तो इसमें ऑप्शन जो होगा दोस्तों, देखिए TG टांसले ऑप्शन में है, G टेलर, वाल्टर G रोसेल और T फॉकनर है। तो क्या पूछा दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है किसने दिया था, तो ये दिए थे हमारा दोस्तों ये AG टॉसले ने, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर जो है नदियां प्रवाहित होती है और नदा हो जाएगा दोस्तों, कौन कौन हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो पश्चिम की ओर नर्मदा बहती है दोस्तों, सही है, और माही भी बहती है, ये भी सही है दोस्तों, ताप्ती भी बहती है, लेकिन महानदी पूरब की ओर बढ़ती है। महानदी कहाँ बढ़ती है, उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी 1, 2, 3 जो होगा ये सही है, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में 1 भी था, 2 भी था और 3 भी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 देखेंगे दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं देखिए प्रश्न है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। क्या बोला दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह हो गया सोडियम, यह हो गया हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अभिक्रिया किया, क्या बनेगा दोस्तों, देखिए जल, पहले तो नमक बनेगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी NaCl प्लस जल बनेगा H2O। इसको बैलेंस कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जल 2 है, यहाँ भी जल हो गया, ऑक्सीजन 1 है, क्लोरीन 1 है, यानी यह जो है बैलेंस है दोस्तों। तो यह कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है, ऑक्सीकरण नहीं, यहाँ पूछ रहा है ऑक्सीकरण नहीं है, तो दहन जो है ऑक्सीकरण है दोस्तों, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, श्वसन भी ऑक्सीकरण है, अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 14 दोस्तों, यह जो प्रश्न आपके पास अवेलेबल है यह बहुत ही VVI है दोस्तों, यह सारे एग्जाम में पूछते हैं, तो आप जब भी सेट प्रैक्टिस लगा रहे हो तो इस सेट प्रैक्टिस को एकदम ज़रूर लगाइए और आप देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हो और गलत कर पा रहे हो दोस्तों। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सही करें, इसको रिवीजन करिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा करके आएँ। प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, अधातु है दोस्तों लेकिन विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ जो कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट होता है वह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है दोस्तों, यानी विद्युत इसको पार कर जाती है। हीरा से नहीं होता है, सल्फर से नहीं होता है, कॉपर है, कॉपर क्या है दोस्तों, कॉपर तो धातु है यानी मेटल है, तो मेटल तो लगाना ही नहीं है, नॉन मेटल लगाना है, इसलिए प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे दोस्तों, रबड़ निम्न में से किसका बहुलक है, ऑप्शन है प्रोपीन, एसिटिलीन, एथिलीन, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन है दोस्तों, यह रबड़ का बहुलक है, आइसोप्रीन, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा वह डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कहता है साथियों, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन सा होता है, यानी हमेशा सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब की बात करें दोस्तों तो यह बनता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में। इसको याद रखना है दोस्तों, उससे उत्तल और उससे उल्टा, यानी उल्टा कर दीजिए, उत्तल का उल्टा उत्तल, उत्तल उससे उल्टा और उसे उत्तल, तो लेकिन यहाँ उल्टा करना है, उत्तल में होना उल्टा यानी सीधा हो जाएगा दोस्तों, यानी सीधा किस में बनेगा, हमेशा, हमेशा पूछ रहा है ना, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब होने वाला दर्पण कौन सा है, तो पहले तो उत्तल दर्पण होगा दोस्तों, और समतल दर्पण में भी ये बनता है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए
प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग सबने इसका सही आंसर किया है दोस्तों, यानी जो नर्म लोहा लगाया है ऑप्शन बी बिल्कुल सही लगाया है। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? ऑप्शन है दोस्तों रवाकर, निस्यंदन, आसवन और ऊर्ध्वपात। तो पृथक्करण के जितना भी हम पढ़े सब पृथक्करण के विधियां है दोस्तों, चारों को चारों जो है पृथक्करण का विधियां है, इनमें सही इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है दोस्तों? तो मादा जनन अंग सभी देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन एस्ट्रोजन ये तो होता ही है दोस्तों, रिलैक्सिन ये भी होता है, प्रोजेस्टेरोन ये भी होता है दोस्तों, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। मादा जनन अंग से ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 20 है, सुम्मिलित करना है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। यह सुम्मिलित करना है दोस्तों, यानी टोकोफेरोल जो होता है, टोकोफेरोल किससे संबंधित है? तो टोकोफेरोल दोस्तों संबंधित है जनन क्षमता की कमी, यानी ये इसका जो होगा तीसरा हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है नेप्थोक्लेविन। नेप्थोक्लेविन जो है यह किससे संबंधित है? यह चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। तीसरा है सी का है थायमीन। थायमीन जो है दोस्तों, यह थायमीन से जो होता है चोट, दूसरा थायमीन से बेरी जो होता है रोग, इससे दूर होता है। एक चौथा है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह होता है दोस्तों तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो बताए थे दोस्तों कि अमीबा में एक कुटपाथ होता है। हम इसी चैनल पर एक वीडियो लोड किए हैं दोस्तों, 50 प्रश्न VVI, उसमें अमीबा के बारे में सारे जो पार्ट होते हैं वह बॉडी में वो सबको डिस्कस किए हैं। तो उसमें एक कुटपाद होता है जिससे वह चलने के लिए भी प्रयोग करता है और भोजन को पकड़ करके वह फूड वेसल्स में भेजता भी है। उसके पास एक फूड वेसल्स होता है, लेकिन वहाँ पे खाना जो है ना वो पहले कुटपाद से पकड़ करके और उसको फूड वेसल्स में भेजता है। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब 22 देखेंगे, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? अर्ग, जूल पर सेकेंड, जूल, न्यूटन पर मीटर। तो जो एनर्जी का मात्रक होता है दोस्तों वह क्या होता है? जूल होता है दोस्तों। एनर्जी का मात्रक क्या होता है? वह होता है जूल दोस्तों। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो जो सहकारी समितियों का उपबंध है दोस्तों वह किया गया है संविधान के भाग 9 क में। किसमें? भाग 9 और क में। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। विचार है हमारे पास, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो यह दोस्तों गलत है। दूसरा है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यह प्रश्न क्या कह रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यानी 2 सही है, तो 2 किस में है? ऑप्शन बी में है दोस्तों। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सही है? पहला ऑप्शन है दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। यह भी सही है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे। यह भी सही है दोस्तों। चौथा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, 12 नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी इसमें कौन कौन सही हो जाएगा? सही है 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन सी में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे, कहता है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है?
पहला है दोस्तों केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, यह सही है कथन दोस्तों। दूसरा है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, यह भी सही है दोस्तों। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, यह सही है दोस्तों। यानी इसमें जो क्या पूछ रहा है उपयुक्त में कौन सही है, तो इसमें सारे प्रश्न सही है और विकल्प सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 27, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्हें सौंपा गया था जॉन मैथाई को दोस्तों, किनको, जॉन मैथाई को रेलवे मिनिस्ट्री और परिवहन दोनों सौंपा गया था, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा सी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, उनको आपको आंसर बता। ऑप्शन ए है दोस्तों कुटीर उद्योग का विकास करना, यह सही है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, यह भी सही है दोस्तों। अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों यह गलत है, यह गलत है। हमें किसका लिखना है, जो सिद्धांत नहीं है या राज्य के नीति निर्देश में नहीं है दोस्तों, तो नहीं वाला छांटना था, यानी ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, लॉर्ड डलहौजी के शासन में लागू व्यापगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल किया गया था दोस्तों, ऑप्शन में सतारा, अवध, बघाट और झा, तो शामिल नहीं है दोस्तों, यानी अवध इसमें शामिल नहीं था, यानी ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था, तो दोस्तों बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा जो अधिनियम है वह पारित किया गया था 1930 में दोस्तों, 1930 में, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारत में जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें भारतीय किसान स्कूल की स्थापना जो किया गया था दोस्तों वह किया गया था जी रंगा के द्वारा, जी रंगा के द्वारा, यानी ऑप्शन जो बी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या अब अगला यानी 32 है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था, एक समाचार पत्रिका है दोस्तों इंडियन मिरर, इनका संपादन किनके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था, तो जो लाहौर में हुआ था दोस्तों, लाहौर में कब 1909 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 34, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो प्रत्यक्ष कार्यवाही था दोस्तों वो मनाया गया था एक दिन बाद, यानी 16 अगस्त 1946 को ही, यानी ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग के कांड के संबंध में सही नहीं है, हमें बताना है जो सही नहीं है दोस्तों। पहला ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठन किया गया था, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। कौन सा कमेटी आया था, हंटर कमेटी आया था दोस्तों, ठीक है, तो यह भी सही है, हमें गलत छानना है। दूसरा है दोस्तों, सफरुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह भी सही है। सी है दोस्तों, इनके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, तो केसर ए हिंद की जो उपाधि है इन्होंने बैक कर दिया था, यह भी सही है। डी है दोस्तों, इनके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों, हमें गलत निकालने हैं, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 36 देखेंगे दोस्तों। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो भारत में जो चांदी है वह सर्वप्रथम पाया गया था हड़प्पा सभ्यता काल में, यानी हड़प्पा जो काल है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारणा की थी? तो शिलादित्य की जो उपाधि है दोस्तों, इनमें ऑप्शन के अनुसार अगर हम मारे तो ऑप्शन सी यानी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी, हर्ष जो है उनको यह उपाधि मिला था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब देखेंगे 38। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? कृष्ण और विष्णु का अवतार किन्हें माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, मीराबाई, संत ज्ञानेश्वर, दादू दयाल, चैतन्य महाप्रभु। तो जो चैतन्य महाप्रभु है उन्हीं को विष्णु और कृष्ण का अवतार माना गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 39। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा किया गया दोस्तों? तो जो विक्रमशिला है उसका जो शासक था, जो स्थापना करवाया था, वह थे दोस्तों धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल, यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 40। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवन को भेजा था? जो राजवैद्य जीवक था अपना उन्होंने भेज दिया था। तो इनका जो ऑप्शन है दोस्तों यह हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार के ऑप्शन सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 41 है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो जो इब्न बतूता था दोस्तों वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तुगलक के शासनकाल में, यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 42। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? अब हड़प्पा जो सभ्यता था, ऑप्शन में हमारे पास दिया है दोस्तों, पाषाण युगीन, लौह युगीन, कांस्य युगीन या ताम्र युगीन। यानी हड़प्पा सभ्यता में इनमें से कौन सा जो धातु है वह मिलता था? तो वह मिलता था कांस्य दोस्तों। क्या मिलता था? कांस्य। इसलिए इनको क्या बोला गया? कांस्य युगीन बोला गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 43 है दोस्तों। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो तारीख ए मुबारक शाही जो नामक पुस्तक है, इनके राइटर हैं दोस्तों यहाँ बिन अहमद सरहिंदी, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे 44। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। तीन में जो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है वह किनका रहा है दोस्तों? तो लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, इनका जो शासनकाल है सबसे लंबा रहा है, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो एनाटॉमी में अध्ययन होता है जानवरों एवं पौधों की संरचना को। जानवरों एवं पौधों की संरचना को क्या होता है? अध्ययन होता है किसमें? एनाटॉमी में दोस्तों, एनाटॉमी में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसको बोलते हैं जीएनपी में निम्नलिखित में से किसका शामिल नहीं किया जाता है? किसको शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखेंगे, निजी प्रेषण शामिल किया जाता है, ब्राह ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति ये भी शामिल किया जाता है, ब्राह अनुमोद ये भी शामिल किया जाता है। अगला है विदेशी निवासियों की आय, इसको शामिल नहीं किया जाता है दोस्तों। तो यह नहीं शामिल किया जाता है, आंसर हमें चुनना था, यानी इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा डी हो जाएगा साथ। प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए, यानी मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए साधन के रूप में क्या लगाया जाता है? सरकारी बॉन्डों की बिक्री और खरीद को क्या कहते हैं? तो जो नियंत्रण को करने के लिए जो है तो उसको बोलते हैं ओपन मार्केट
ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन उसको बोलते हैं दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं की जाती? देखते हैं ऑप्शन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया जाता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस यह भी जारी किया जाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह जारी नहीं किया जाता है, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात निर्यात की स्थापना जो किया गया था 1900 किस में 82 में किया गया था दोस्तों, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं सबसे आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 50, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो जो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट है दोस्तों वह जारी करता है IMF। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। तो हमने कवर किया बहुत ही VVI क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 50 को कवर किया दोस्तों। अब मिलते हैं अगले सेट में।